लेबोरिस वर्ल्ड में टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चंस का ये सिलेक्शन यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस का सिलेक्शन बैच है और इसमें टॉप 50 क्वेश्चंस आपको रोज़ाना दिए जाते हैं। दूसरा सेट है, इससे पहले एक सेट आ चुका है, ये पार्ट सेकंड है और इसमें 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको रोज़ाना मिलते हैं। चलिए पहले प्रश्न का देखते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न क्या कहता है? भारत के राष्ट्रपति के रिक्त पद को भर दिया जाना चाहिए। जी, भारत का जो राष्ट्रपति होता है उस पद को भर दिया जाना चाहिए 6 माह के अंदर, यानी ऑप्शन बी सही होगा। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उसे 6 महीना के अंदर भर दिया जाना चाहिए, यानी 6 महीने के अंदर जो है दूसरा राष्ट्रपति बन जाना चाहिए, ऐसा निर्धारित है। ओके, आंसर है बी सही आपका। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ जीएस के मिलने वाले हैं 50 क्वेश्चन जो चाहे आप किसी भी वनडे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप एसएससी की कर रहे हो, चाहे आप यूपी SSC कर रहे हों, चाहे आप पुलिस की कर रहे हों, या किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और जीएस आता है तो मैं नहीं समझता कि 50 क्वेश्चन आपकी रोज़ाना बहुत मदद करने वाले। जुड़ जाइए चैनल से भाइयों। चलिए नेक्स्ट, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो ये राष्ट्रपति को ये अधिकार है। अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति जो है क्या कर सकता है, यानी विधि के प्रश्न पर जो है वो क्या कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, कंसल्ट कर सकता है वो। इस बात को ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो 2 मोती मस्जिद हैं, एक आगरा के अंदर है और एक है दिल्ली के अंदर। जब दिल्ली की बात की जाएगी तो आपको टिक लगाना है औरंगजेब पर, ये बात मेरी ध्यान रखिएगा ज़रा। जब दिल्ली की बात की जाएगी तो आप औरंगजेब को याद रखिए, और जब आगरा की बात की जाए तो आप शाहजहाँ को याद रखिए। तो दिल्ली की मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई है, ओके, और जो आपकी आगरा की मोती मस्जिद है वो शाहजहाँ ने बनवाई है। इस बात को आप ध्यान रख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए, किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? हालांकि बाबर ने भी अपनी आत्मकथा लिखी है, लेकिन बाबर की जो आत्मकथा है वो तुर्की भाषा में है। तो राइट आंसर आपका होगा जहांगीर। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा जो है फारसी भाषा में लिखी है। ओके, हालांकि वह अब इसको पूरा नहीं लिख पाया था, मुतमिद खान ने बाद में इसको पूरा किया है, लेकिन आप ध्यान रखिए फिर भी फारसी लैंग्वेज में। कौन सी? फारसी। ओके, तो फारसी में लिखी है। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फुतुहात जहांगीरी, और बाबर ने जो लिखी है वो तुर्की भाषा में लिखी। इस बात को आप ध्यान रख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन गलत है, यानी कौन सा कथन गलत है? प्लासी का युद्ध 1757 को हुआ था, बिल्कुल सही है। बांडीवास का युद्ध 1760 को हुआ है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और बक्सर का युद्ध 1764 को हुआ, ये बात भी बिल्कुल। पानीपत का दूसरा युद्ध, ये बात गलत है। पानीपत का दूसरा युद्ध 1526 को नहीं हुआ फ्रेंड्स, 1556 को हुआ है। ओके, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ है 1526 को। यहाँ पे दूसरा दे रखा, तो आंसर ये सही होगा आपका, क्योंकि गलत बताना है इसमें। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ भाइयों? 1757 में हुआ है, 23 जून 1757 को। ओके, बांडीवास का जो प्लासी है बंगाल में है, ये बात ध्यान रखेंगे। और प्लासी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ है? यानी जो लॉर्ड क्लाइव थे उनके बीच में और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। ओके, और बांडीवासा के युद्ध अंग्रेजों के बीच में और अब फ्रांसीसियों के बीच में हुआ। इस बात को भी आप याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, और बक्सर का युद्ध भी अंग्रेजों के बीच में हुआ है, इस बात को ध्यान रखिए। 1764 में हेक्टर मुनरो ने ये भी युद्ध लड़ा है। ओके, और बक्सर के युद्ध के बाद तो अंग्रेजों का पूरी तरह से जो है भारत पर जो है इनकी जो है पकड़ मजबूत हो गई। ओके, और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 को, दूसरा युद्ध 1556 को और तीसरा 1761 को याद हुआ है। इस बात को आप ध्यान रख सकते हैं। जितनी बातें मैं अलग से बता रहा हूँ वो भी आप याद कर लीजिएगा, और मैं नहीं मानता कि अगर आप 50% रोजाना करते हैं तो कोई प्रश्न आपसे बचने वाला है। चलिए, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वर्तमान में भारत जो है जनसंख्या वाला प्रथम देश बन गया है, चीन को हमने पछाड़ दिया है। मैं ये अनुमान लगाता था कि शायद जो है चीन को हम 2030 में पछाड़ेंगे, लेकिन 2023 में भी ही आपने देख लिया कि भारत जो है विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। ये बात आपको पता होगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए,
केंद्रीय औषधि संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो केंद्रीय औषधि संस्थान जो है आपकी लखनऊ में है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ओके चलिए, विश्व का सबसे ठंडा स्थान बरखोयांस्क जो है विश्व का सबसे ठंडा स्थान है, इस बात को आप ध्यान रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। किस अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र है? तो टोटल मिला के वर्तमान में जो है 12 अनुसूचियां हैं, यह बात आपको ध्यान रखनी है। जब संविधान बना था तो 8 अनुसूचियां थीं। और किस अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र है? तो आपको ध्यान रखना 22 भाषाओं का जिक्र 8वीं अनुसूची में है। ओके, और 7वीं अनुसूची में जो है 3 प्रकार की सूचियाँ, जिसमें आपकी राज्य सूची आती है, जिसमें आपकी संघ सूची आती है, जिसमें समवर्ती सूची आती है, यानी शक्तियों का विभाजन है। और 9वीं अनुसूची पहली बार जोड़ी गई थी प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में, और 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 को जोड़ी गई है, जो दल बदल कानून से संबंधित है। फ्रेंड्स ऐसे भी याद रख सकते हैं आप। यदि आप ऐसे याद रखेंगे तो आप कोई भी एग्जाम तोड़ने की क्षमता रखते हैं। चलिए, वैदिक नदी कुंभा किस देश में बहती है? तो वैदिक नदी कुंभा का मतलब है काबुल। ओके, काबुल मतलब अफगानिस्तान में बहती है ये नदी। भाइयों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। ये चैनल बहुत ही यूजफुल होगा आप सभी के लिए। और 8 से 9 बजे के बीच में मेरी ऑनलाइन क्लास होती है टीचमिंट ऐप पर, आप उससे जुड़ सकते हैं। दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आप व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं भाइयों। ओके, पीडीएफ लेनी चाहते हैं, पीडीएफ भी मिल सकती है आपको। ओके चलिए, नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में है? तो उपनिषदों की संख्या की बात करेंगे तो उपनिषदों की संख्या होती है 108। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के पास बैठना, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे नचिकेता और यम के संवाद की बात की गई है, तो आंसर क्या होगा इसका? कठोपनिषद। राइट आंसर है कठोपनिषद में ये बात कही गई है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ओके चलिए, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकित करते थे? गीत गोविंद की जो रचना करी है वो जयदेव ने करी है, और जयदेव जो थे लक्ष्मण सेन के राज्य कवि थे। किसके? लक्ष्मण सेन के राज्य की। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लक्ष्मण सेन। ओके, लक्ष्मण सेन जो है बंगाल के सैन वंश के एक प्रतापी राजा थे। इनके यहाँ गुरु जयदेव रहते थे और इन्होंने गीत गोविंद की रचना करी थी फ्रेंड्स, ये याद रख सकते हैं। ओके चलिए, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेना अध्यक्षों में कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो गाजी मलिक के नाम से प्रसिद्ध, ओके, गाजी मलिक के नाम से प्रसिद्ध गयासुद्दीन तुगलक जो है तुगलक वंश का संस्थापक बना। ये गाजी मलिक जिनका नाम है, गयासुद्दीन तुगलक का नाम है। गयासुद्दीन तुगलक पहले गाजी मलिक के नाम से जाना जाता था। ओके, और ये किसका सेनापति था? अलाउद्दीन खिलजी का। जैसे कि आपको पता होगा दिल्ली सल्तनत के अंदर 5 वंशों ने शासन किया है। पहला वंश गुलाम है, दूसरा खिलजी है, तीसरा तुगलक है, चौथा सैयद है, और 5वां है मेरे भाइयों क्या? लोधी वंश। उसके लोधियों के बाद आता है बाबर। ओके, यदि आप और मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है, और मलिक काफूर की वजह से ही अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण में विजय करी थी। मलिक काफूर को क्या कहा जाता है? 1000 दिनारी, क्योंकि उसने 1000 दिनार में इसको खरीदा था। चलिए फ्रेंड्स, याद रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14, किसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में हुई थी, ये बात आपको पता होगी। और एलिजा इम्पे इसके पहले जज बनाए गए थे, ये बात आप याद रखिए फ्रेंड्स। ओके, एलिजा इम्पे पहले जज थे इसके, और लेमिस्टर, चैम्बर और हाइड अन्य जज थे, यानी 3 अन्य और 1 मुख्य जज थे इसमें, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या है? इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन 1904 में महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में प्रारंभ करी थी। ओके, ये ध्यान रखिएगा। और 1915 को महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौट कर आए थे, ये बात भी याद रख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? तो बनारस अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले ने किया है, और गोपाल कृष्ण गोखले ने ही सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की है। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। ओके, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जितनी बातें आपको बताई जा रही हैं वो भी आपको कहीं ना कहीं प्रश्न मिल जाते हैं। यदि आप कंपटीशन से जुड़े हुए हैं तो कंपटीशन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न आते रहते हैं। चलिए, भूख हड़ताल से जेल में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु? तो जतिन दास की मृत्यु हुई थी। 43 डेज का इन्होंने उपवास रखा और उसके दौरान इनकी मौत हो जाती है, जतिन दास की। ध्यान रखिएगा।
एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था, तो एलोरा गुफाओं का जो निर्माण कराया वो राष्ट्रकूटों ने कराया, ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्रकूटों ने। और दंती दुर्ग, कौन? दंती दुर्ग जो है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन नाम क्या है? तो ब्राही लिपि है। क्या है? ब्राही लिपि। और ब्राही लिपि को सबसे पहले जिसने पढ़ा है उसका व्यक्ति का नाम है जेम्स प्रिंसेप। अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं वो ब्राही लिपि में हैं। हालांकि 4 लिपियों में अशोक के अभिलेख मिलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ब्राही लिपि में है, और 2 अभिलेख उसके खरोष्टी लिपि में मिलते हैं, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा। ओके, हालांकि उसके 4 लिपियों में अभिलेख मिलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जब भी पूछा जाएगा आप आंसर ब्राही लिपि को करिएगा। खरोष्टी में भी मिलते हैं, यूनानी में भी मिलते हैं और अरमाइक में भी मिलते हैं। तो 4 लिपियां हैं अशोक के शासनकाल की। ओके, लेकिन सबसे प्राचीनतम जो देवनागरी लिपि का जो प्रारंभिक रूप है वो ब्राही लिपि है। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह भ्रमण के दौरान एक दंडित अपराधी द्वारा कर दी गई थी? यानी क्या हुआ कि जो लॉर्ड मियो थे वो घूम रहे थे और किसी अपराधी को उन्होंने एक बार दंड दिया था, उस अपराधी के मन में कुंठा थी और उसने लॉर्ड मियो की हत्या कर दी थी घूमते समय। तो वो कौन सा वायसराय है जिसकी हत्या कर दी गई थी? तो लॉर्ड मियो है। और लॉर्ड मियो के शासनकाल में 1872 में पहली बार जनगणना की गई थी, और नियमित जनगणना जो हुई है वो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई। इस बात को भी आप अलग से याद रख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए, अवध के नवाब बाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब गद्दी से उतार दिया था? तो अवध के नवाब बाजिद अली शाह को कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में, काय का? कुशासन का आरोप लगाकर इनको गद्दी से उतार दिया था, कुशासन का आरोप लगाकर बाजिद अली शाह को। ओके, 1856, राइट आंसर होगा बी। भारत के ध्वज गीत यानी झंडा गीत के रचयिता कौन है? जो झंडा विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा के जो रचयिता हैं वो श्यामलाल गुप्ता पार्षद हैं। राइट आंसर ध्यान रखिएगा इनका। ओके, बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न सारे के सारे। भारतीय संघ में सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य तो एक ही था सह राज्य के रूप में, सिक्किम। ओके, बाद में इसको 36वें संविधान संशोधन के द्वारा पूर्व राज्य का दर्जा मिल गया। ओके, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं, नियंत्रक महालेखापरीक्षक की करते हैं, राज्यपाल की करते हैं, उपयुक्त सभी की करते हैं। यानी भारत के राष्ट्रपति जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है उसकी नियुक्ति भी वही करते हैं, जो कंट्रोलर होता है, नियंत्रक एंड कंट्रोलर महालेखा परीक्षक होता है उसकी, और गवर्नरों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। तो आंसर आपका डी हो जाएगा फ्रेंड्स। महिलाओं के लिए स्थानों के 33% आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान इस समय लागू है संसद में, राज्य विधानसभा में, स्थानीय निकाय में। तो राइट आंसर है स्थानीय निकायों में 33% का रिजर्वेशन का जो बात है महिलाओं के लिए स्थानीय निकाय चुनाव में ये दिया हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट। रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है? तो रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना जो है भैया मणिपुर में है, ये ध्यान रखिएगा। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। चलिए, केंद्रीय बजट में राजस्व की सबसे बड़ी मद क्या होती है? तो केंद्रीय बजट में सबसे बड़ी जो मद होती है वो ब्याज की अदायगी होती है फ्रेंड्स, ये बात आप ध्यान रखिए। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बना लिया था? तो लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल थे, उन्होंने बनाया था। ओके, इस बात को आप विशेष तौर पर ध्यान रखिए फ्रेंड्स। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच कोण होता है 270 डिग्री का, ये बात आपको ध्यान रखिएगा। हीरोइन प्राप्त होती है अफीम पोस्ता से हीरोइन प्राप्त होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलिए। नोबल गैसों में कौन सी वायुमंडल में नहीं पाई जाती? हीलियम पाई जाती है, ऑर्गन पाई जाती है, न्यून पाई जाती है, लेकिन रेडोन नहीं पाई जाती। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से संबंधित है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को जोखिम के कार्य में नहीं लगाया जा सकता है। ओके, और अनुच्छेद 23 में क्या है? अनुच्छेद 23 में जो है किसी से भी बंधुआ मजदूरी या किसी भी व्यक्ति की खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती, अनुच्छेद 23 में है ये बात। और 17 में क्या है? अनटचबिलिटी है, अनटचबिलिटी का मतलब छुआछूत की बात की गई है। और 19 में जो है स्वतंत्रता की बात की गई, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्येक भारतीय को मिली हुई हैं। ओके, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए,
प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाएगा, तो जीवी मावलंकर ऐसे पहले व्यक्ति थे जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी थे और जिनके खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। जीवी गणेश वासुदेव मावलंकर इनका पूरा नाम है, ये बात भी ध्यान रखिए। किस पिंड का भार होता है? पृथ्वी तल पर सब जगह एक समान होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, इस बात को ध्यान रखिए। ध्रुव कौन से हैं? नॉर्थ पोल और साउथ पोल, 2 ध्रुव हैं, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट, भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, बी कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक बी कुरियन को कहा जाता है, और एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो बी कुरियन इस यहाँ पर जो है श्वेत क्रांति पूछिए तो बी कुरियन कहिएगा। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है भाइयों। तो जुड़ जाइए चैनल से, यदि आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें जुड़ जाइए। पीडीएफ चाहिए आप पीडीएफ ले सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे को। ओके चलिए, आयात निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जानते हैं? तो सीमा कर कहते हैं, उसको कस्टम ड्यूटी कहते हैं। चलिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग केंद्र है आपका हैदराबाद में। ओके ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता, अर्थात कहने का मतलब ये है जो अस्थायी अध्यक्ष बने थे वो कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 2 दिन के बाद राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया था संविधान सभा का। ओके, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? जो मौद्रिक नीति बनती हैं, ठीक है, उसका निर्माण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। उसका मुख्यालय जो है मुंबई में है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी एक प्रसिद्ध पुस्तक है संस्कृत के व्याकरण की। ओके, पाणिनि इसके लेखक हैं, पाणिनि। आंसर बी होगा इसका। ओके, संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक है ये अष्टाध्यायी, ध्यान रखिए फ्रेंड्स। सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया है, कहाँ पर? तो भारत में सबसे पहले कपास की खेती का आयोजन किया गया। आपको पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने कपास की खेती की शुरुआत की थी, और कपास को जो यूनानी लोग थे वो सिंडोन कहते थे। क्या कहते थे? सिंडोन कहते थे। इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। धान के खेत से निकलने वाली गैस का नाम होता है मीथेन, इस बात को ध्यान रखिए। जो धान के खेत होते हैं, चावल के खेत होते हैं, उससे जो गैस निकलती है उसे मीथेन कहते हैं। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। श्री अरविंदो आश्रम स्थित है, जो अरविंदो आश्रम है वो पांडिचेरी में है, ध्यान रखिए। पांडिचेरी वर्तमान में एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो बी आंसर होगा पांडिचेरी। ओके नेक्स्ट, किस ग्रह को ग्रीक के लोग फास्फोरस और हेस्पेरस कहते हैं? तो शुक्र को कहा जाता है। ये शुक्र को जो है सर्वाधिक चमकीला ग्रह भी है। ये सांझ का तारा, भोर का तारा, ये सुबह और शाम दोनों समय चमकता है इसलिए भी, और सबसे ज़्यादा गर्म है ये, इस बात को, और पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और प्रेम और सुंदरता की देवी भी इसी ग्रह को कहा जाता है। इसका कोई अपना उपग्रह भी नहीं है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस, ये ध्यान रखिएगा। और मंगल ग्रह पर जो है निक्स ओलंपिया एक पर्वत है जो आपका जो माउंट एवरेस्ट है लगभग उससे 3 गुना बड़ा है। बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है, इस बात को ध्यान रखिए। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, जिस पर हम रहते हैं, और पृथ्वी के लगभग जो है आप ये समझिए 71% भाग पर पानी है और 29% पर ही जीवन बसा हुआ है। यानी जितने महाद्वीप हैं आप अगर देखें जिन पर लोग रहते हैं वो 29% है। ओके, इस बात को भी ध्यान रखिए। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है नरोरा में। ओके, नरोरा के अंदर है उत्तर प्रदेश में। किस रोग की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? तो एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ये बात भी आप ध्यान रखिए। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। चलिए, किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंगा हो जाता है। घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है, खासकर ये महिलाओं में ज़्यादा होता है, उनका गला फूल जाता है, आपने देखा होगा। चलिए, स्थायी बंदोबस्त किसने प्रारंभ किया था? तो स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रारंभ किया था 1793 में। ओके, और ये इसको जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं, और ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में इसको स्थापित किया गया था, और संपूर्ण भारत के 19% भाग पर ये प्रारंभ करी गई थी, इस बात को आप याद रख सकते हैं। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है, ये बात भी आप अलग से याद रख सकते हैं भाइयों।
चलिए प्रश्न नंबर 49 है, भारत सरकार ने 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया है? तो 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है 1969 में, इस बात को ध्यान रखिएगा। और भैया वीडियो अगर बड़ी हुई हो जाए तो आप इसे देख लिया करो, क्योंकि मेन मकसद क्या है कि 50 प्रश्न हैं आपके, और इसके अलावा जो मैं बातें बता रहा हूँ अलग से, वो तो अलग ही बात है। 50 प्रश्न आपको मिल रहे हैं, जाहिर सी बात है अगर 50 प्रश्न आप आधे घंटे में तैयार कर लेते तो इससे बढ़िया क्या बात होगी। चलिए, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया है? तो इस बात को ध्यान रखिएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो है गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया है भाइयों। और इस प्रकार ये 50 प्रश्न हो गए। थैंक यू सो मच। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए भाइयों, और शेयर करिए इस वीडियो को, कमेंट्स कीजिए भाइयों, ठीक है।